बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनरावृत्ति करा रही हूँ आपको पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। यानी कि ये पाठ जो है वो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई के बारे में है। उनके बारे में बताया गया है, उनके व्यक्तित्व को रेखांकित किया गया है। उनके व्यक्तित्व की कई सारे रंग, कई सारे भाव, उनका स्वभाव, उनका तुनुक मिजाज होने का कारण, उनके रहन सहन की कठिनाई, उनकी आर्थिक परेशानियां, सब कुछ जीवन में उन्होंने बहुत झेला था। विनीता पांडे ने धनराज पिल्लई के जमीन से उठ करके आसमान का सितारा बनने तक का जो सफर था, उसको एक दिन उन्हें साक्षात्कार करने का मौका प्राप्त हुआ, तो उन्होंने उसे अपना विषय चुना और समय निकालकर हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार में उन्होंने जो जो जानकारी प्राप्त की, जो चीजें उन्होंने सुनी, उसी को यहाँ पाठ का कारण बनाया और पाठ में को तैयार किया। तो एक तरह से संवाद शैली में लिखा हुआ पाठ है, जिसमें कि ये बताया गया है कि किस तरह से धनराज पिल्लई के बारे में उन्होंने कौन कौन सी जानकारियां ली। तो मैं उसे आपको समझाती हूँ। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई जब 35 वर्ष के हो गए, तब उनका साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। तो मैं कुछ कुछ हाईलाइट करने वाली चीजों को लिखती चलूंगी कि विनीता पांडे ने, इनका ये साक्षात्कार है। सबसे पहले तो इनका जो साक्षात्कार है वो विनीता पांडे ने लिया। विनीता पांडे ने ये साक्षात्कार लिया था। उस समय वे 35 वर्ष के थे। उस समय वे 35 वर्ष के थे। अब विनीता ने उनसे जो सवाल पूछा, वो सवाल क्या था? खिड़की पुणे के तंग गलियों से लेकर मुंबई हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। ये प्रश्न विनीता ने धनराज पिल्लई से पूछा कि आपका जीवन तो बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ है और आज आप पवई के सरकारी आवास में रह रहे हैं, जो उन्हें पुरस्कार में मिला था। हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में उनका जो घर था। तो उन्होंने कहा कि पुणे की तंग गलियों से जीवन गुजारते हुए आप मुंबई पवई तक कैसे पहुंचे, ये सफर कितना कष्टप्रद था, क्या क्या आपने इसमें देखा, उस अनुभव को अगर आप साझा करें, हमारे साथ बांटें, तो हम उसे बहुत ज्ञानवर्धक वस्तु की तरह उसे संभाल कर रखेंगे। तो उन्होंने जब ये प्रश्न पूछा, तो धनराज ने जो जवाब दिया वो था, बचपन मेरा मुश्किलों में भरा था। मेरा मतलब धनराज पिल्लई का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी शौक हुआ। अब धनराज पिल्लई के हॉकी के शौक के पीछे जो कारण था, वो था कि उनके दोनों बड़े भाई भी हॉकी ही खेलते थे और उनके साथ खेलते खेलते इन्होंने कुछ
अपने लिए भी खेलने के का समय निकाल के थोड़ा उन्हीं की हॉकी स्टिक से खेलना शुरू किए और अंततः इन्हें भी शौक लग गया कि किस तरह से हॉकी की रुचि जग गई। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। अब समस्या ये थी कि रुचि तो जग गई मगर हॉकी स्टिक खरीदने का पैसा इनके पास नहीं था। इसलिए उन्हें दो ही रास्ता था, या भाइयों की स्टिक से खेलें या खाली समय में दोस्तों की स्टिक मांगकर ही वो हॉकी खेलते थे। और खेल के दौरान प्राय ऐसा ही होता है कि अगर हमारे खेल के सामान से दूसरे को खेलना है तो उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। इस स्थिति में धनराज भी अपने दोस्तों के साथ जब खेलते और सबके खेलने के बाद उन्हें प्रतीक्षारत रहना पड़ता और उसके बाद उन्हें हॉकी स्टिक मिलती खेलने को और उसी में वो अभ्यास करते। भाइयों को भी अभ्यास करना था, इसलिए उन्हें भाइयों से भी स्टिक नहीं मिलती थी, मगर अंततः वो दोस्तों के साथ स्टिक लेकर खेलते थे और उसी में उनकी रुचि बढ़ने लगी। वो मुझे तभी मिलती जब वो खेल चुके होते। ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर कोई अपनी स्टिक देगा तो अपनी बारी खेलने के बाद ही देगा। उसके लिए बहुत धीरज के साथ मुझे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। धैर्य बांधे इस उनका कोई हक नहीं था। खेल लेने के बाद अगर वो देते न देते ये भी कोई आवश्यक नहीं था, लेकिन वो धैर्य बांधे तब तक का इंतजार करते जब सारे खेल लेते और अपनी स्टिक उन्हें दे देते खेलने के लिए। फिर धनराज ने बताया कि उनको पहली स्टिक तब मिली जब बड़े भाई का भारतीय कैंप के लिए चुनाव हो गया। बड़े भाई का जब भारतीय कैंप के लिए चुनाव हो गया तो उसकी स्टिक जो थी खाली हो गई, तो उन्हें वो पुरानी स्टिक दे दी गई। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बेशकीमती थी। अब वो पुरानी स्टिक जिससे भाई खेलता था वो धनराज पिल्लई के लिए इसलिए बेशकीमती हो गई। बेशकीमती तो इसलिए हो गई कि उन्हें कम से कम ये तो था कि दोस्तों से स्टिक नहीं मांगनी पड़ेगी। भाई के चुनाव के बाद जो स्टिक खाली हुई वो उनके लिए नई से कम नहीं थी। उन्हें खुलकर अभ्यास करने के लिए वो स्टिक बहुत ठीक थी और काम चला रही थी। फिर उन्होंने बताया कि मैंने अपनी जूनियर हॉकी, राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली, यानी कि जो इन्होंने पहली जूनियर हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली। मणिपुर में खेली। अब और उस समय इनकी जो अवस्था थी, उस समय इनकी अवस्था इस समय इनकी अवस्था 16 वर्ष के आसपास थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं लिख रही हूं। आप अपनी
बुक पर, अपनी किताब पर, अपनी पुस्तक पर रेखांकित करिए। वन वर्ड, बहुविकल्पी आदि के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो हाईलाइट हो जाने पर रेखांकित कर लेंगे तो वो आपको चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। अब इन्होंने कहा कि देखने में ये बिल्कुल दुबले पतले थे, छोटे बच्चे जैसा चेहरा था और अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद उनका ऐसा दबदबा था कि कोई भी उनसे भिड़ने को तैयार नहीं होता था। बहुत जुझारू किस्म के व्यक्ति थे, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। मैदान में भी और मैदान के बाहर भी कहकर विनीता ने, यानी साक्षात्कार लेने वाले ने, ये दिखाने की कोशिश की है कि जीवन उन्होंने जूझ कर जिया था, कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन था, आसान जीवन नहीं था और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तो उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। खेलने की रुचि है, शौक लगा है, खेलने का सामान नहीं है। बड़ा भाई खेल सकता है, छोटे को अभी चीजें नहीं मिल सकती। दोस्तों की उधार दी हुई स्टिक पर ही धीरज धर के उन्हें अपने बारी का इंतजार करना पड़ता। तो जीवन कष्टों से भरा था, जुझारू व्यक्तित्व के हो गए थे, यानी वो जानते थे कि अपनी कठिनाइयों के बीच से अगर कोई रास्ता निकालना है तो उसके लिए जीवन से जूझना है, ये वो चाहते थे। फिर 1986 में उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। उन्नीस सौ छियासी में उन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया, यानी वे जूनियर टीम से अब सीनियर टीम में खेलने लायक हो गए थे। और फिर वे तैयारी कर लेते हैं पूरा मुंबई पहुंचने की, क्योंकि अब वो सीनियर टीम में खेलने लगे थे। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग के लिए बेहतरीन खेल खेला। यानी 1986 में जब इनका सीनियर टीम में चुनाव हुआ तो इनके बड़े भाई रमेश का भी चुनाव हुआ था और दोनों ने बहुत बेहतरीन खेला था। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। व्यक्ति के अंदर जब जीत की आशा जग जाती है या जीत का चस्का लग जाता है तो फिर वो धुन दिमाग में बैठ जाती है और निरंतर चलती रहती है। तो उनके अंदर भी एक उम्मीद जग गई। 1988 में ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप का बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। अब 1988 के ओलंपिक में इन्हें बहुत उम्मीद थी कि निश्चित ही इनके अच्छे खेलने के, इनके अच्छे प्रदर्शन के बाद इन्होंने जो धूम मचाई थी उसके चलते इनका चुनाव अवश्य होगा, निश्चित बुलावा आएगा, मगर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में नहीं था। यानी कि उस समय ये बहुत आशा लगाए थे कि उन 57 खिलाड़ियों की जो लिस्ट बनी थी उनमें इनका नाम अवश्य होगा। इनका प्रदर्शन भी अच्छा था, मगर नहीं आया। बहुत दुखी हुए, मायूस हो गए। मगर एक साल के बाद ही 1986 में
ऑलविन एशिया कप के लिए कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। और उसके बाद इन्होंने 1986 में ही 1986 में ही ऑलविन एशिया कप ऑलविन एशिया कप ऑलविन एशिया कप के लिए इनका चुनाव हुआ। तब से लेकर आज तक, यानी तब से लेकर वे अंत तक खेलते रहे, निरंतर खेलते रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जिंदगी के जुझारू दौर से वो गुजर चुके थे। जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, मगर कभी हार नहीं मानी। उस हार न माने का नतीजा ये हुआ कि अंततः उन्होंने ये जान लिया था कि उन्हें मंजिल अवश्य मिलेगी, और उनका बुलावा भी आया। मुंबई गए, एक के बाद एक खेलते खेलते 1986 में जब वे ऑलविन कप एशिया में खेलने के लिए उन्हें चुनाव का अवसर प्राप्त हो गया, चुने गए, तो उन्होंने जान लिया कि अब उन्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। तो जुझारू इस प्रकृति ने, इनके इस जुझारू स्वभाव ने इन्हें जीवन की लड़ाई लड़ना सिखाया। ये जानते थे कि जीवन की लड़ाई लड़ने पर यदि निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये निश्चित है कि वे अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ये उनकी जो सोच थी वो ये थी कि इस तरह वो जीवन के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने कार्य में सफल होंगे। ये विनीता के पहले प्रश्न का उत्तर था जो धनराज ने, जिसमें अपनी पूरी दिनचर्या, अपने कठिन जीवन के क्षण और कैसे वो इस हॉकी की दुनिया में प्रवेश किए, कैसे कठिनाइयों से जूझते हुए पुरानी स्टिक और भाइयों के स्टिक और दोस्तों के स्टिक के सहारे भी उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया। लोग कहते हैं जहां चाह वहां राह। धनराज पिल्लै को चाह थी एक उभरता सितारा बनने का, खेल की दुनिया का, तो उन्होंने अंततः अपने लिए उस मंजिल को किन किन कठिन रास्तों से होकर चुना। ये कथा विनीता के पहले प्रश्न के उत्तर में धनराज ने दी। अब विनीता ने दूसरा प्रश्न पूछा, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? अब विनीता ने दूसरा प्रश्न पूछा कि अपना विद्यार्थी जीवन कुछ बताइए। क्या आपने अपने विद्यार्थी जीवन में क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, कैसे आप आगे बढ़े, यानी अपने उस जीवन के बारे में मुझे बताइए। विनीता के इस सवाल का उत्तर धनराज ने बड़े हंसमुख मिजाज से दिया कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। ये बात धनराज को अच्छी तरह से पता थी कि वे पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं थे। किसी किसी तरह रगड़ घिस करते 10वीं तक पहुंचे थे, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। यानी उनके लिए पढ़ाई का ये जो दौर था, ये जो शौक थे, कठिन था। उनकी रुचि खेलों में थी,
लेकिन खेल के साथ पढ़ाई तो आवश्यक है। घर वालों की इच्छा थी कि वे पढ़ाई भी अच्छी तरह करें, लेकिन धीरे धीरे वे चाहते हुए भी पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने अपने आप को फिसड्डी कहा है कि मैं तो खेल पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी था। किसी किसी तरह 10वीं किया था, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। उन्हें पूरा विश्वास है इस बात का कि बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजर कर वो हॉकी के खिलाड़ी तो बन गए, लेकिन पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि अगर उस पढ़ाई की कमजोरी को ध्यान में रखा जाए तो संभवतः कोई नौकरी उन्हें न मिलती। उन्होंने खुद स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि अगर किसी कारण से वे खेल में आगे न निकलते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी मुश्किल हो जाती। तब उनका जीविकोपार्जन कैसे चलता। इस बात को उन्हें कहने में जरा भी शर्मिंदगी नहीं लगी, क्योंकि वे जानते थे कि अपने कठिन क्षणों में उन्होंने जीवन कैसे गुजारा है। जब उस बात को कहने में उन्हें शर्म नहीं थी, तो इस बात को बताने में उन्हें किस बात की शर्म कि अगर वे पढ़ाई में खेल में आगे न निकल पाए होते तो संभवतः वो चपरासी की नौकरी पाने लायक भी न होते। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। उन्होंने कहा यह सच है कि मुझे बैचलर की डिग्री साइंस या बैचलर की डिग्री मुझे साइंस या आर्ट्स में भले नहीं मिली है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने उस अपनी रुचि के खेल हॉकी में वास्तव में बैचलर कर लिया था। यानी इतना कुछ उन्होंने इतने कम समय में सीखा कि वो अगर पढ़ाई लिखाई से तुलना की जाए तो उन्होंने उस बैचलर के बराबर का ज्ञान पढ़ाई लिखाई की जगह हॉकी में पा लिया था। वही उनकी उपलब्धि थी, वही उनकी पहुंच थी, जहां पहुंचने की ललक में उन्होंने एड़ियां घिस डाली थी और वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे कार्यों को करते हुए पहुंच गए थे। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अब उन्होंने अपने बारे में, जीवन के बारे में बता दिया, पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दिया, और विनीता ने उनसे दूसरा प्रश्न उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पूछा, जिसमें उनकी पढ़ाई लिखाई भी थी, जिससे उन्हें कहने में थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को कितने मुश्किल के दौर से गुजरकर वो वहां तक पहुंचे थे। अब विनीता ने तीसरा प्रश्न उनके व्यक्तित्व को लेके पूछा, जो कि बहुत उनके नाम से जुड़ा था, बहुत प्रसिद्ध था कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं। अब प्रश्न उठता है कि तुनुक मिजाज क्या है। मैं, चूंकि आपको पाठ का नाम था कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, तो मुझे लगा कि आपको तुनुक मिजाज बता दें, लेकिन मैंने कहा कि ये रिवीजन सेशन है। मैंने ये सोचा कि रिवीजन सेशन है, मैं आपको पाठ को आगे ले चलती हूँ और पाठ के भाव के आधार पर आप स्वयं जान जाएंगे कि तुनुक मिजाज क्या है। लेकिन वास्तव में तुनुक मिजाज है बहुत जल्दी नाराज होने वाली बात, जिसको कहते हैं जरा जरा सी बात पर नाराज होना। तो विनीता ने दूसरा प्रश्न अपना किया कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। अब कभी कभी इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था, और गुस्सा जब आता था तो आपे से बाहर आता था कि वो उसे बिल्कुल भी संभालने योग्य ना हो, ऐसा लगता था। धनराज ने
इस बात का उत्तर इस तरह दिया, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने वाला इंसान हूं। जब व्यक्ति को असुरक्षा की भावना घर कर जाती है, तब उसे वो शंकाओं के घेरों में जीने लगता है और फिर उसे छोटी छोटी चीजों पर भी क्रोध आता है। आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, कठिनाइयों का दौर है। उनके समझ में नहीं आता था कि वे जीवन को कैसे मोड़े, क्या करें, तो उनके अंदर असुरक्षा की भावना भर गई थी। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। वो अपनी माँ को देखकर सीख गए थे कि माँ बच्चों को पालने के लिए कितना कठिन श्रम, कितना कठिन जीवन बिता रही है, कितना कठिन जीवन बिता रही है और कैसे कैसे दौर से गुजर के वो बच्चों को इस स्थान तक पहुंचाई। तो माँ के इस कठिन श्रम ने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, एक दो वजह नहीं, कई कारण थे, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूं। वो कहते थे कि मैं चापलूसी करना, लाग लपेट की जिंदगी जीना, किसी के आगे पीछे घूमते रहना और अपने लिए खुशामदी करते रहना, सीखने के लिए रास्ते चुनना। तो वो कहते हैं नहीं, मैं बहुत साफ दिल इंसान हूं, मैं किसी की अनावश्यक चाटुकारिता नहीं कर सकता हूं और इस कारण मुझे बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ा। अब उन्होंने कहा जेहन में जो आता है सीधे कह डालता हूं। वो कहते हैं कि मैं देखिए साफ दिल इंसान हूं, मेरे दिल में जो कुछ आता है मैं उसे कहने से बिल्कुल नहीं चूकता, मैं उसे जैसे ही मौका पाता हूं कह देता हूं, सीधे सीधे कह डालता हूं और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। बहुत सीधा होना, बहुत निश्चल होना भी कभी कभी कठिनाई का कारण बन जाता है। अगर व्यक्ति बहुत सीधा है, बहुत निश्चल है, अपनी हर बात को हर एक के सामने रख देता है, तो ऐसी स्थिति में उसे ये लगता है कि किस तरह से जीवन कठिनाइयों से गुजरे, कैसे उसमें से रास्ता बनाया जाए। उन्हें झूठ बोलने की आदत नहीं थी, सीधे सीधे बात कहने की आदत थी और उस सीधे सीधे बात कहने के नतीजे कभी कभी उन्हें लगता था कि वो बहुत बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं और उन कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए इतनी छोटी बड़ी चीजों के लिए उन्हें जीवन से जूझना पड़ता था कि उस जूझने की स्थिति में अंततः जूझते जूझते उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया। छोटी छोटी बात पे, छोटी बड़ी बात के पीछे और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवन भर जूझते जूझते उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन हो गया था। पर साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, जो आज के दौर की सबसे कठिन समस्या है। तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में और तुनुक मिजाज होने के बारे में विनीता को बताया कि उनके तुनुक मिजाज होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं।
उन कारणों के बारे में उन्होंने समझाया। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि वो दुनिया में किसी की तकलीफ नहीं देख सकते। तकलीफ देखने की उनकी आदत नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए तो बेझिझक उन गलतियों के लिए माफी मांगना बिल्कुल उचित है। तो उन्होंने अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई। विनीता ने उनसे अगला सवाल किया कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। देखिए बच्चों, परिवार की अहमियत बहुत बड़ी होती है। परिवार के प्रति समर्पण भाव, परिवार के प्रति एक निष्ठा और उसकी अहमियत को बढ़ाता है। तो विनीता को ये लगा कि जिस परिवार में रहकर जीवन भर इन्होंने कष्ट उठाया था, आज जब ये सक्षम हो गए, मतलब हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले, तो क्या आज भी इनके लिए परिवार की वही कीमत है जो तब थी? इस बात को वे जानना चाहती थी। इसका उत्तर धनराज ने क्या दिया वो मैं आज आपको नहीं बताऊंगी। आप अपनी पुस्तक में तब तक पढ़िए। इसका उत्तर मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगी। यहीं से मैं अपना अगला वीडियो फिर शुरू करूंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।